हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। जैसे कि पीछे आप स्लाइड देख रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही प्यारी एमसीक्यू सीरीज है और इसमें हम लगातार वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का पार्ट आता है, तो उस पर हम स्पेशल क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में अब ये कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको कि सीरीज एक के बाद में एक ये क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस रहेंगे लगातार विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि हर पार्ट पर हम यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें कि पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। पहला प्रश्न है ये, और ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं, जिसमें कि ए ऑप्शन आपके सामने दिया है साबरमती से, बी बारदोली से, सी चंपारण से, या फिर डी बिजोलिया से। तो कहां से ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा ये हमें देखना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैं साफ साफ आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन तो करना ही है। चलिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। कंसिस्टेंसी आपको स्वयं भी मालूम पड़ेगी कि हमने कितना इसका प्रिपरेशन कर लिया है हिस्ट्री के इस पोर्शन का, जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन सी। अगर आप सी पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, चंपारण से। अगर हम इस आंदोलन की बात करें, चंपारण की आंदोलन की, तो ये चंपारण का जो आंदोलन था ये किसान आंदोलन था और इसको गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था अप्रैल में। ध्यान रखिएगा, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा। ये अप्रैल 1970 में इसकी शुरुआत होती है। 1917 में ये शुरू हुआ था और गांधी जी ने जब ये दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह और जो अहिंसा के जितने भी जो उपाय थे जो आजमाए थे उन्होंने, जो कि जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे, वो सारे के सारे जो उपाय हथियार जो अपनाए थे उस समय, जो कि एक प्रकार से अस्त्र के रूप में उपयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे, वही पूरे के पूरे अस्त्र अब यहाँ पर भारत में जब आए तो भारत में इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है ना, तो चंपारण इज द करेक्ट आंसर। चंपारण में इसका प्रयोग किया था और यहीं से उन्होंने ये तय किया कि आगे चलकर ये कभी भी एक भी कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो यहां से इन्होंने एक भी कपड़ा, यानी कि सिर्फ 2 कपड़ों में कपड़े ना पहनने का, ठीक है ना पहनने का इन्होंने प्रण किया था। कपड़े नहीं पहनने का प्रण जो किया था वो गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन से किया था। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से किसानों की जो दशा थी, किसानों की जो हालात थे, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास में तन ढकने के, यानी कि अपने शरीर को ढकने के भी कपड़े नहीं थे। तो इसी कारण से गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन में ये तय किया था कि यहां से वो अब एक भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं डालेंगे, सिर्फ उतना ही वस्त्र का उपयोग करेंगे जिससे कि वो इस समाज में चल सकें, उठ बैठ सकें। तो इस तरीके से इन्होंने ये निर्णय लिया था और ये नॉर्मल ही एक ही कपड़े पर अपना गुजर बसर करेंगे, चाहे वो कोई सा भी मौसम क्यों ना रहा हो। तो इसी आंदोलन के बाद में एक पॉइंट और याद रखिएगा, यही जो आंदोलन था, इस आंदोलन के बाद में गांधी जी को महात्मा की, नोट कीजिएगा, महात्मा की जो उपाधि थी, महात्मा की उपाधि से भी विभूषित किया गया था और इसको नवाजा गया था गांधी जी को। ठीक है, और ये किसने नवाजा था इसको? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, याद कीजिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, टैगोर के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की आजादी के समय
ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर क्लीमेंट एटली। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो कि सही होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको आता है आंसर तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देवें और अपनी कंसिस्टेंसी को चेक जरूर करें। वैसे इसका जो आंसर है अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसका जो आंसर है वो है क्लीमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ था उस समय 1947 में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था क्लीमेंट एटली, और उन्होंने ही 1947 में भारत के लिए जो स्वतंत्रता का अधिनियम था, इंडिपेंडेंस एक्ट बोला जाता है जिसको, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो हुआ था वो एक्ट क्लीमेंट एटली की ही सरकार के समय में लागू पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों, उस समय क्या ना कि दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। एक तो पश्चिमी जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तान बनाया गया था, और उसके बाद में जो बाकी का क्षेत्र था वो इंडिया बना था। तो दो भागों में विभाजन हुआ था और दो इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेट यहां पर बने थे, दो स्वतंत्र यहां पर डोमिनियन राज्य यहां पर बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन था, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के समय ही भारत आजाद हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन यानी कि साइमन गो बैक का जो नारा था वो नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, या फिर इकबाल। किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, अगर आपको आता है आंसर तो आप कमेंट में जरूर आंसर देवें। वैसे इसका जो आंसर है वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी अगर आप जा रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन ये कब आया था, ये आया था 1928 में। ठीक है ना, 1928 में ये साइमन कमीशन आया था, और साइमन गो बैक का नारा जो था वो भारत में साइमन कमीशन के विरोध में लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा था ये भी कारण जानना जरूरी है। ये नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में ये संवैधानिक सुधार यानी कि जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था उसकी स्टडी करने के लिए एक पूरा कमीशन ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटेन से भेजा गया था, और इस साइमन कमीशन के खिलाफ भारत की जनता के गुस्से का ये प्रतीक था, यानी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा जमकर विरोध हो रहा था। अच्छा, ये विरोध क्यों हो रहा था? एक्चुअली इसमें जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन को ब्रिटिश के संसद के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के लिए तो अध्ययन के लिए भेजा था, लेकिन इस कमीशन में सभी जितने भी जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, इसमें जितने भी जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन इसमें शामिल नहीं किया गया था। जितने भी मेंबर्स इस कमीशन में बनाए गए थे वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, यानी कि ब्रिटिश को ही इसमें मेंबर्स बनाया गया था, जबकि भारत में कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसी के कारण इसका जो विरोध था वो विरोध यहां पर चालू हुआ। साइमन कमीशन के भारत के आगमन के समय भारतीयों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया, और इस विरोध प्रदर्शन में काले झंडे दिखाए गए थे। ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखना, काले झंडे यहां पर दिखाए गए थे, और हड़तालें यानी कि जितनी भी स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक भी की गई थी, और साथ में ये नारा भी दिया था साइमन गो बैक। ठीक है ना, साइमन वापस जाओ का नारा भी यहां पर दिया गया था, और इसके जो प्रमुख लीडर के रूप में सामने थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यहां पर प्रमुख लीडर के रूप में थे, और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने ही यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने लाहौर में इसका काफी जम के एक विरोध प्रदर्शन किया था और उसको यहां पर लीड किया था। और जिस समय साइमन कमीशन ट्रेन से लाहौर के स्टेशन पर उतर रहा था उसी दौरान यहां पर
ब्रिटेन सरकार के अधीन जो पुलिस थी, उस पुलिस ने यहाँ पर उस पूरी की पूरी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज कर दिया। और उस लाठी चार्ज में जो प्रमुख मैन लीडर रहे वो थे लाला लाजपत राय। उनको बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से चोटें भी आई थी, यानी कि बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो गए। इसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और डेथ हो जाती है। ठीक है, ये पूरा मैंने फैक्ट आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहां पर आ गया है। 4 क्या है? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? विस्मारक किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसका जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री बने थे, होम मिनिस्टर बने गए थे। ठीक है ना, इन्हीं को क्या भारत का विस्मारक की उपाधि दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद में जब भारत आजाद हो गया था तो बाद में ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ये पहले क्या थे? पहले ये गृह मंत्री बने थे, पहले गृह मंत्री बने थे ये। ठीक है ना, फर्स्ट गृह मंत्री थे। और साथ में ये उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि पहले उप प्रधानमंत्री भी ये बने थे। इनको भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है? ये उपाधि इसलिए दी जाती है कि भारत के जितनी भी उस समय की जो रियासतें थी, जो कि टोटल 552 यानी कि 552 जो रियासतें थी, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, 552 जो रियासतें थी, उन रियासतों को एकजुट करने में और भारत में एक साथ में यूनिफाइड करने में इनका प्रमुख हाथ रहा था। इन्होंने प्रमुखता से भूमिका निभाई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि विस्मारक जो कि कहाँ का था? ये जर्मनी का था। तो ये जो विस्मारक था, उस विस्मारक ने जब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था, उसमें उसने जितनी अच्छी भूमिका निभाई थी और यूनिफिकेशन किया था उसका, जो कि पूरा टूट गया था, तो वही रोल प्ले यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। सरदार उनकी उपाधि थी और ये उपाधि भी उनको दी गई थी बारडोली आंदोलन के बाद में। ठीक है ना, जो कि उस समय के अंग्रेजों ने जो लगान किसानों पे दी गई थी, उस समय उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी बारडोली आंदोलन में, और तब उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सरदार को भी याद रखना है कि सरदार की उपाधि कैसे दी गई थी। और यहाँ पर जो 552 रियासतें थी, तो उसमें से सिर्फ 550 रियासतों को इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर एकीकरण में यहाँ पर प्रमुख रोल प्ले किया था सरदार पटेल ने। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद में ये सारी रियासतों को भारतीय संघ में, भारतीय जो फेडरल था, उस फेडरल में इसको शामिल किया गया था। तो शामिल करने के लिए जो रोल प्ले किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस कारण से इनको भारत का विस्मारक कहा जाता है। अन्य नाम भी है इनका, भारत का लौह पुरुष। ठीक है ना, आयरन मैन भी इनको बोला जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, आयरन मैन के रूप में भी इनका अन्य नाम भी है, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल को उनके मजबूत नेतृत्व, यानी कि उनका जो लीडरशिप थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, और साथ ही साथ में इनके जो डिसीजन होते थे दृढ़ संकल्प के साथ में, ये इनको भारत का लौह पुरुष, यानी कि जो भी डिसीजन लेते थे बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में लेते थे ये, और भारत की जनता इनको स्वीकारती भी थी, मानती भी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो महात्मा कह के पुकारा था वो किसने पुकारा था? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस, इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर महात्मा कह के पुकारा था? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इसका जो आंसर है
वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा के, यानी कि जो उस समय मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन जिस तरीके के इन्होंने यहाँ पर जो कार्य किए, और ये टोटल अगर देखा जाए तो 1893 में, ठीक है ना, इनको अगर देखा जाए तो ये 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और 1893 के बाद में ये 1905 में ये 9 जनवरी को, कब 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद में ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। और जिस तरीके से ये वहाँ से एक बुजुर्ग होकर लौटते हैं, मतलब लगभग 45 वर्ष की आयु में ये वापस लौटते हैं। इनकी आयु, जब ये वापस लौटते हैं तब इनकी आयु 45 वर्ष की थी, ये 45 ईयर ओल्ड थे। और उस समय इन्होंने जो कार्य किए, उस कार्य के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। यानी कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने की ये उपाधि दी थी। ये उपाधि उनको कब दी गई थी, ये भी नोट कीजिएगा। ये उपाधि दी गई थी 1915 में, ठीक है ना। 1915 यानी कि चंपारण आंदोलन से पहले ही गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहकर संबोधित किया था, महात्मा कहकर पुकारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में इनको कहा था महात्मा, यानी कि एक लेटर लिखा था, एक लेटर में इन्होंने इनको महात्मा कहकर संबोधित किया था। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर 1915 में एक राजवेद जीवन राम शास्त्री ने भी गांधी जी को महात्मा कहा था। किसने? राजवेद जीवन शास्त्री, राजवेद जीवन शास्त्री, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। कभी कुछ आ जाए क्वेश्चन तो बिल्कुल आप बताइएगा। इन्होंने भी 1915 में महात्मा कहा था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में सबसे पहले महात्मा कह के मोहनदास करमचंद जो गांधी जी हैं उनको कह के पुकारा था। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6वां है ये, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, जिसको कि यूथ डे के नाम से हम हर वर्ष मनाते हैं, ये किससे संबंधित है? कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनके नाम, जिनको याद करके ये यूथ डे या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसको कि नेशनल यूथ डे बोला जाता है या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस बोला जाता है, किसको संबोधित करके, किसको मेमोराइज करके, किसके उसमें इसको याद किया जाता है? तो कौन वो पुरुष थे? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर देवें अगर आपको मालूम है। वैसे इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। अगर आप इस पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद को ही यहाँ पर जो याद किया जाता है, और इनकी ही जो जन्म तिथि है, ठीक है ना, इनके जो जयंती उत्सव है, जिस दिन ये जन्मे थे उस दिन ही इनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या फिर नेशनल यूथ डे के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी, 12 जनवरी को हर वर्ष ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिन युवाओं के, जितने भी युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए तथा उनके उत्थान के लिए, यानी कि उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ये पूरी तरीके से समर्पित होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जो जितने भी उनके आइडल्स थे, उनके जो विचार थे, और साथ में उन्होंने जिस तरीके से अपनी उस समय की एजुकेशंस को और साथ ही साथ में युवाओं तक पहुंचाने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, साथ ही साथ देश के युवाओं की जो क्षमता थी, उस समय की जो कैपेसिटी थी, साथ में उनका जो पार्टिसिपेशन था, उनको उनका सम्मान भी इस दिन किया जाता है। किस दिन? नेशनल यूथ डे के दिन इस सभी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पर युवाओं को प्रेरित करना, साथ ही साथ में देश के विकास में योगदान करने वाले जितने भी युवा हैं उनको प्रोत्साहित करना और साथ में उनको सम्मानित करना भी होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस में स्वामी विवेकानंद के विचारों को तथा उनकी शिक्षा को युवाओं तक पहुंचाना, ये भी उद्देश्य के रूप में यहाँ पर
काउंट किया जाता है और बार बार इसको हर वर्ष 12 जनवरी को ये सब चीजें मनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर युवाओं के भीतर में जितनी भी लीडरशिप की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, और साथ ही साथ में उनका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको डेवलप करना भी प्रमुख उद्देश्य इस दिवस को मनाने के लिए माना जाता है। ठीक है, तो युवाओं को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी इससे एहसास होता है और बार बार हर वर्ष इस कारण से 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास में, सुभाष चंद्र बोस, इकबाल, महात्मा गांधी या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसमें से कौन सा आंसर है आप मुझे यहां पर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी आपको खुद भी मालूम पड़ेगी। देखिए ये जो आंसर है, इसका जो आंसर, अगर आप ए पर जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, तो ये आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना इसको, और इसका जो अर्थ है वो यही है, सिंपल सी बात है, आजादी का मतलब स्वतंत्रता, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस, यानी कि तुम मुझे अपनी शक्ति, अपने मेन फोर्स यानी कि जो व्यक्ति हमारे साथ में आओ, और तुम्हें अपने, जब तक कि आपका खून नहीं बहेगा, जब तक आप अपना बलिदान नहीं दोगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए, और काफी ज्यादा स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये नारा काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, फेमस हो गया था। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 8वां है ये, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन थी, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। तो जो कौन सी थी, टोटल जो कॉन्फ्रेंस थी वो 3 कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन में। तो उनमें से कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो वहां पर गए थे अटेंड करने के लिए? सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बिल्कुल आंसर दें, बाकी मैं तो बताऊंगा ये आपको पूरा कंप्लीट विथ फुल एक्सप्लेनेशन की। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप सेकंड फर्स्ट पर, ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, जो कि है द्वितीय, सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात करें तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1930 से लेकर 32 तक, और इसके बीच में टोटल 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक के बाद में एक 1930, 1931 और 1932 में हुई थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस भारत के का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर है, यानी कि संवैधानिक जो भविष्य है, उस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये 3 कॉन्फ्रेंस एक के बाद में एक ये कंडक्ट की गई थी। कहां पर? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये कंडक्ट की गई थी। और इन कॉन्फ्रेंस में भारतीय और ब्रिटेन के जो नेता थे, यानी कि जो भारतीय उस समय की लीडरशिप थी, जितनी भी पार्टियां थी, वो पार्टियां जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और उस समय की जो अन्य जो छोटियां पार्टी थी, जिसमें कि प्रजासत्ता पार्टी भी थी, साथ में अन्य दलित पार्टियां भी थी, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यानी कि यहाँ पर इंडियंस, यानी कि जितने भी इंडियंस थे और साथ में ब्रिटिश जो लीडर्स थे, वो इसमें शामिल हुए थे। भारत के संविधान के बारे में यहाँ पर बातचीत करने के लिए और उस पर एक डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर ये लगातार 3 कॉन्फ्रेंस किए गए थे। तो इन सम्मेलनों का जो प्रमुख जो उद्देश्य था, जो एम था, वो था भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू करना था, जिससे कि भारतीयों को उसके अधिक से अधिक अधिकार, जो राइट्स हैं, वो उनको मिल सकें। अगर हम बात करें यहाँ पर पहले गोलमेज सम्मेलन की, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था यहाँ पर 1930 में, और 30 की बात करें तो ये नवंबर में हुआ था। ठीक है ना, नवंबर 1930 में ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
फर्स्ट में गोलमेज सम्मेलन के बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था हमारा कब? सितंबर में। सितंबर 1931 में ये शुरू हुआ था और सितंबर 1931 में ये शुरू होते हुए इसी ही कॉन्फ्रेंस में, यही जो कॉन्फ्रेंस थी जो सेकंड थी, इसी में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी जी ने इसमें ही पार्टिसिपेट किया था। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड गोलमेज सम्मेलन की। अगर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी नवंबर में, ठीक है ना, ये भी नवंबर में हुई थी और नवंबर 1932 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन इन सभी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस ऐसी है, सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और बाकी के जो अन्य फर्स्ट और थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस है गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, उन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अन्य पार्टियों ने, जिसमें कि चाहे मुस्लिम लीग हो या फिर जितनी भी उस समय की दलित पार्टियां थी या फिर प्रजासत्ता पार्टी या फिर उस समय की जो अकाली दल की पार्टी थी जो कि सिखों की पार्टी रही, उन्होंने इसमें फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट किया था और थर्ड में भी किया था और सेकंड में भी उन्होंने किया था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड में ही पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सहमति ना बनने के कारण तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। पहले में तो वो गए नहीं थे, ठीक है ना, और कैसे भी करके उस समय का जो प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड, उसने यहाँ पर फोर्स करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उसके बिना तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो डिस्कशन होना था या चर्चा होनी थी वो तो संभव थी ही नहीं। इस कारण से कैसे भी करके इसको बुलाया गया था और उस समय का जो वायसराय था भारत का वो था कौन? वो था इरविन। तो इरविन ने यहाँ पर कुछ कंडीशनल के साथ में इसको स्वीकार माना था और कुछ पॉइंट्स के साथ में एग्रीमेंट किए थे। उस एग्रीमेंट के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर मानी थी और गांधी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। आई होप आपको ये पूरा जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है और ये क्वेश्चन जो है ये है स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थानीय स्वशासन की जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस के जो जनक थे वो जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश जो उस समय का शासनकाल था उस समय की बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है डफरिन, माउंटबेटन, लॉर्ड रिपिन या फिर लॉर्ड मेयो। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने जो कि सही होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर आंसर दें। देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूं, लॉर्ड रिपिन। अगर आप इस पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। लॉर्ड रिपिन को स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नेंस का जो जनक है वो कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। लॉर्ड रिपिन यानी कि उस समय का जो वायसराय था और इसके वायसराय का जो टेन्योर है वो टेन्योर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ये 1780 से लेके 84 के समय में ये भारत का वायसराय बनकर आया था। 80 से लेके 84 तक ये भारत के शासन की जो व्यवस्था थी वो इसने संभाली थी, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो लॉर्ड रिपिन को क्या एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा ये क्या था, उदारवादी राजनेता के रूप में भी इसको जाना जाता है और इसी ने ही स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस के बारे में काफी अच्छे कार्य किए थे और जनता के दिलों में ये राज करने लग गया था। तो इसी कारण से इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और उन्होंने यहाँ पर भारत में कई इतने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे और रिफॉर्म्स के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें कि अगर एक एक करके सारे अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। एक तो इसने कारखाना अधिनियम, ठीक है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है ना, कारखाना अधिनियम या फिर फैक्ट्री एक्ट कहा जाता है इसको, फैक्ट्री एक्ट। ये
लेके आया था रिपिन, और साथ में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लिटिन ने, इससे पहले का जो वायसराय था वो लिटिन था, जो कि 1776 से लेकर 80 के बीच में जो रहा वो रहा था लिटिन। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। लिटिन जो था ये वायसराय बन के आया था, और इसी के समय में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यानी कि अन्य भाषाओं में जितनी भी उस समय की जो अखबार छपते थे या फिर जो उस समय की मैगजीन छपती थी उसको वार्नाकुलर कहा जाता है। वार्नाकुलर का मतलब ही यही होता है कि अन्य अंग्रेजी की छोड़ के अन्य भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, या फिर सिंधी हो, पंजाबी हो, अन्य भाषाओं में जो भी उस समय के अखबार छपा करते थे भारत में और मैगजीन छपा करती थी, उन सभी मैगजीन्स को वार्नाकुलर कहा जाता है। यानी कि जो कि अन्य भाषाओं की जो प्रेस है उसको वार्नाकुलर कहा गया है। याद रखिएगा, ये वार्नाकुलर के बारे में परिभाषा डिफाइन कर रहा हूं। तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि अन्य किसी भी भाषाओं में जो अखबार, जो मैगजीन छप रही थी, उन सभी मैगजीन्स को यहां पर बैन लगा दिया गया था। वो पूरा का पूरा जितने भी अखबार थे, जितनी भी मैगजीन थी, वो सभी बंद कर दी गई थी कि आपको अगर जितनी भी मैगजीन्स और अखबार छापने हैं वो आप अपनी स्वयं की भाषा में नहीं छाप सकते, उसको आपको इंग्लिश में ही यानी कि अंग्रेजी में ही छापना होगा। यानी कि वार्नाकुलर प्रेस का मतलब है जितनी भी अन्य भाषाएं वो सारे के सारे अखबार लिटिन के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बंद कर दिए गए थे। लेकिन जब रिपिन भारत में आता है बनकर वायसराय, तो उसने इस वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो कि लिटिन के द्वारा लाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और इसके बाद में अन्य भाषा यानी कि भारत की जो लोकल उस समय की लैंग्वेज थी, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, मराठी हो और या फिर बंगला हो, सभी भाषाओं में अब यहां पर अखबार और मैगजीन छपने लग गए थे। ठीक है ना, तो इस कारण से इसके जो कार्य थे वो जनता को काफी ज्यादा प्रिय थे और जनता इसको सराहती भी थी। इस कारण से इसको लोकल गवर्नेंस का इसको जनक कहा जाता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न आ गया यहां पर। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान महासभा, इसमें ऑप्शन आपने मतलब कहां की थी ये पूछा है इसमें। ठीक है ना, ये कहां की थी ये पूछा गया है, तो किस जगह हुई थी? दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी, पटना में हुई थी, या फिर लखनऊ में हुई थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट्स में आप इसके आंसर जरूर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के बता रहा हूं, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल बराबर रिवीजन करते रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, अगर आप डी पर जा रहे हैं, लखनऊ पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। मित्रों, ये बात आप याद रखिएगा, ये जो सभा थी, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा थी, ये सबसे पहली पॉलिटिकल एक सभा के रूप में जानी जाती है, कि जो कि सबसे पहले किसान आंदोलन के रूप में एक सभा संगठित की गई थी। इससे पहले कोई भी ऐसी सभा संगठित इतिहास में अंग्रेजों के समय में नहीं की गई थी, और ये 1857 से पहले की बात है। यानी कि पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो रेवोल्यूशन कब हुआ था? वो हुआ था 1857 में। ठीक है, तो 1857 से पहले ये सभा बना दी गई थी, और इस सभा का प्रमुख जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था उस समय की जो किसान थे, जिस तरीके का टॉपिक है किसान सभा, यानी कि किसानों की जो उस समय की हालात थे और उनको जिस तरीके से शोषण हो रहा था, उनका हैरेसमेंट हो रहा था, और उस हैरेसमेंट के विरोध में एक सभा का संगठन यहां पर किया गया था। और उस समय की जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों का जिस तरीके से शोषण, जमींदार जिस तरीके से शोषण कर रहे थे, हरेस कर रहे थे किसानों को, और उनसे लगातार टैक्सों में वृद्धि ब्रिटिश सरकार कर रही थी, तो उस कारण से ये एक
भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अच्छा, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1836 में। नोट कीजिएगा, 1836 में इस किसान सभा का गठन किया गया था। और ये गठन के समय में जो प्रमुख लीडर थे, वो लीडर कौन थे? वो लीडर थे, प्रमुख लीडर थे सहजानंद। नोट कीजिएगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सहजानंद सरस्वती प्रमुख लीडर थे इसमें। प्रमुख जो लीडर बन के आए थे वो सहजानंद सरस्वती थे, जिनके लीडरशिप में इस अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये 1836 में हुआ था। यानी कि फर्स्ट रेवोल्यूशन से पहले इस सभा का गठन कर लिया गया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इससे पहले ये लखनऊ में तो अखिल भारतीय सभा का गठन हो गया था, लेकिन इससे पहले एक लोकल राज्य में किसान सभा का भी शुरुआत हो गई थी, जो कि हुई थी बिहार में। बिहार में इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी, जो कि लगभग 1815 के आसपास इसकी शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को साथ में लेकर इस सभा की शुरुआत जो की थी, वो सभा की शुरुआत सहजानंद सरस्वती ने 1836 में की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये लखनऊ में हुई थी, ये बिहार के पटना में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये बिहार के पटना में है। तो दोनों ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर लोकल राज्य यानी कि स्टेट्स में, यानी कि बिहार जो एक उस समय का क्षेत्र था जो बंगाल के अधीन आता था, उसमें हुआ था ये बिहार में। और ये पूरे भारत को लेने के साथ में लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये सभा, अखिल भारतीय सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, एप्लीकेशंस पर भी आप मेरे साथ में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस स्टडी कॉन्सेप्ट का तैयार है। अगर आप हिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, तो मेरे साथ में आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए। और एप्लीकेशन पे आके आप हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर यहाँ पर कोर्स के रूप में आपको मिल रहा है, जो कि है इंडियन हिस्ट्री जीएस लेक्चर्स कोर्स। इस कोर्स के साथ में आप कंप्लीट प्रिपरेशन हिस्ट्री का कर सकते हैं, जिसमें कि आप सभी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। और पूरा थ्योरी आपको यहाँ पर हिस्ट्री की मिलेगी, जिसमें कि एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और साथ ही साथ में मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन की आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाली है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 99 रुपीज पर मंथ। लेकिन अभी ये ऑफर प्राइस के साथ में आपको एप्लीकेशंस पर मिल रहा है, और ये है ऑफर प्राइस आपके पास में 49 रुपीज पर मंथ ओनली। यानी कि आप सिर्फ 49 रुपये हर महीना देकर हिस्ट्री के जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, यानी कि जीएस के जो कंप्लीट कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज से आप एक एक लेक्चर से हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स लगातार मिलेंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप इस कोर्स के साथ में जुड़कर भी हिस्ट्री का कंप्लीट प्रिपरेशंस कर पाएंगे। तो आज ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशंस को, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इसका जो नाम है वो है स्टडी कॉन्सेप्ट। स्टडी कॉन्सेप्ट के नाम से ये ऐप है, और इससे आप अभी से कंप्लीट स्टडी शुरू कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की, जो कि जीएस लेक्चर का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको एमसीक्यूज जो मैंने आपको दिखाए बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के लगातार मैं एक के बाद में एक एमसीक्यूज यहाँ पर लाता रहूंगा और आपके साथ में सारे कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में दूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।